यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक वायरल मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले वो सभी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। आपका जो पूर्णांक होगा वो 100 अंकों का होगा और समय आपको परीक्षा में बच्चों 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ये सभी बातें आप सभी को पता है, बार बार मैं यही रिपीट करता आया हूँ बच्चों। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा मॉडल पेपर आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक जरूर देखेंगे और अपने साथियों को भी शेयर कर देंगे बच्चों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है बच्चों। और इस प्रश्न पत्र में बच्चों दो खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे खंड का देखेंगे। खंड का में बच्चों पहला और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जो हमारे द्वारा कराए गए सभी मॉडल पेपर के से सभी प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे पहले का वाला। आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं बच्चों। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ कई बार। आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है बच्चों? तो विष्णु प्रभाकर जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि आवारा मसीहा जो है ये क्या है? तो एक ये जीवनी है। कौन सी विधा? एक जीवनी है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा है में किसकी जीवनी लिखी गई है। आवारा मसीहा एक जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। आपको ये बताना है कि इसमें किसकी जीवनी लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, बादल की मृत्यु एकांकी है। तो बादल की मृत्यु क्या है? एक एकांकी विधा है और जिसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी का एकांकी जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पहले का गा वाला है प्रेमचंद का उपन्यास है बच्चों। तो प्रेमचंद का उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न गोदान है। गबन एंड गोदान ये प्रेमचंद के उपन्यास है। चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि कंकाल और इरावती किसकी रचना। हमने कई बार अपने मॉडल पेपर में कराया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पहले का घा वाला। सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं जिन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पहले का अंगा वाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है बच्चों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है तो भारतीय अर्थनीति। बिल्कुल हाँ, भारतीय अर्थनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। और बात करें यहाँ पे विचार और वितर्क किसकी रचना है बच्चों? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कमेंट करके आपको बताना है बच्चों धरती के फूल किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धरती के फूल किसकी रचना है? कमेंट करके बताएंगे। ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का वाला है आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल। देखो श्रृंगार काल नहीं कहते हैं, स्वर्ण युग ये भी नहीं, अलकृत काल नहीं, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को हम क्या जानते हैं? सिद्ध सामंत काल के नाम से जानते हैं। और ये नाम किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को यह नाम दिया था। ठीक है, यानी सिद्ध सामंत काल को किसने ये नाम रखा आदिकाल का? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने रखा था। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे का खा वाला प्रश्न है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये पागल पथिक एक गद्य गीत है। क्या है बच्चों? यह गद्य गीत है और इसको किसने लिखा है? तो राय कृष्णदास द्वारा रचित एक गद्य गीत है। ये किसने? राय कृष्णदास ने लिखा है इसको।
राय कृष्ण दास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का गा वाला है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है बच्चों तो इंदुमती। इंदुमती जो कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, इससे किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घा वाला है बच्चों, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास। तो राम भक्ति शाखा का कवि कौन नहीं बच्चों? चतुर्भुजदास। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। और चतुर्भुजदास जो है ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, ये अष्टछाप के कवि थे जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो ये किसके थे भैया? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और ये अष्टछाप के भी कवि हैं। दूसरे का अंगा है बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक है बच्चों, तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है। कविवचन सुधा पत्रिका हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। अब आपको ये बताना है प्रभा और चांद पत्रिका किसकी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे का अंग वाला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप तीसरा प्रश्न आपका गद्यांश पर आधारित होगा। आपके दो गद्यांश आएंगे, कोई एक गद्यांश आपको अटेंड करना होगा। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स के होंगे, यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश होगा। यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में, ये प्रश्न आ भी सकता है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के वेटअप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए बच्चों। तो उपयुक्त गद्यांश पढ़ करके मुझे चला ये जो है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है। तो पाठ का नाम हो जाएगा बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक इसके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस प्रकार यहाँ से आपको लिखने पे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा वाला प्रश्न पूछा है, राष्ट्र का लोप किसके अभाव में हो जाता है? तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों, विरहित और अंतर्निहित शब्दों का अर्थ लिखिए। विरहित का अर्थ होता है बिना या रहित, अंतर्निहित का अर्थ होता है भीतरी या छिपा हुआ। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक कहते हैं कि संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जन और भूमि अपनी संस्कृति से रहित हो जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संस्कृति के सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का असली सौंदर्य और यश छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि संस्कृति ही जीवन का आधार है और यह राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर अथवा में बच्चों यहाँ पे है प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप ध्यान देंगे। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, इसके अतिरिक्त जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता सामायिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों को संलिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है। फिर इसके आधार पर समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। और भाषा किस भाव का प्रकटीकरण करने का उद्देश्य रखती है और भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है। ठीक है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर का गद्यांश पढ़ करके देना है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। यहाँ पे उत्तर भी देख रखा है। ठीक है।
भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है। इस प्रकार आपको सारे उत्तर सोच के समझ के लिखने हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी 2, ढाई 3 लाइनें हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी है। इसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है कि भाषा किसी भी युग की पूरी सोच, संस्कृति और चेतना को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और यह शक्ति तभी आती है जब भाषा अपने समय के अनुरूप नए और सटीक मुहावरों, शब्दों और व्यक्तियों को अपनाती है, अन्यथा वह जड़ हो जाती है और समाज की बदलती भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती है। इसलिए भाषा का नूतनीकरण ज़रूरी है। अगला देखिए यहाँ पे पद्यांश आता है। तो इस प्रकार बच्चों 2 पद्यांश आपको आएंगे, 2 पद्यांश आपको करने होंगे, ठीक है। 2 पद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का आपका पद्यांश भी आता है। तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश ले रहे हैं बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा के पर्पज से। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे ता महास्तार्द ने घेरा। 100 बार धन्यवा एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भारत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवा एक लाल की माई। ये यहाँ पे पद्यांश है। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा प्रश्न है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसा महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तीसरा प्रश्न है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या जो यहाँ पे देखिए पद्यांश में पहली और जो दूसरी लाइन है इसे व्याख्यात करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है बच्चों कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं संगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। फिर देखिए अथवा में बच्चों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश लिखा गया है। इसको भी आप अभी तैयार करेंगे, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में एक ही करना है, एक ही अटेम्प्ट करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज बचपन का कोमल गात, जरा को पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक है बच्चों परिवर्तन और कवि है सुमित्रानंदन पंत। कवि ने सुख और दुख की क्या समय अवधि बताई है। तो कवि ने सुख के क्षणों को 2-4 दिन यानी बहुत कम तथा दुख के समय को कल्पों के समान लंबा लगभग संपूर्ण जीवन बताया है। बचपन का कोमल और सुंदर शरीर वृद्धावस्था आने पर कैसा हो जाता है। तो बच्चों बचपन का कोमल शरीर वृद्धावस्था आने पर पीले सूखे और खुरदरे पत्ते के समान हो जाते हैं। वृद्धावस्था की गहरी सांसें किसे उड़ा देती हैं। तो वृद्धावस्था की गहरी सांसें बचपन की होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी को उड़ा देती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में कवि कहता है कि संसार में सुख अस्थायी नहीं, जिस प्रकार महीने में चांदनी रात केवल कुछ ही दिन रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख भी केवल कुछ ही दिन रहता है। महीने के शेष दिनों में जिस प्रकार घोर अंधकार का साम्राज्य रहता है, उसी प्रकार संसार में दुखपूर्ण दिन ही अधिक होते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न जो आता है वो लेखक का जीवन परिचय देते हुए साहित्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो यहाँ पे हमने डॉक्टर हजारी प्रसाद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम को लिखा है। कोई एक आप प्रिपेयर कर लो, आपका कोई तीनों में भी प्रिपेयर कर लो, तीनों में से कोई एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसी प्रकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत का मैंने लिखा है, कोई एक आपको प्रिपेयर करना है। फिर बहादुर अथवा खून का रिश्ता की कहानी कला के आधार पर समीक्षा कीजिए, या फिर इसके साथ ऑप्शन में बच्चों लाठी की प्रमुख पात की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो दोनों ही प्रश्न हमने आपको और सारे मॉडल पेपर में कराए हैं, वहाँ पे जा कर के इस प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। फिर सातवां जो आता है बच्चों, वो स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी आप खंडकाव्य पढ़ रहे हो, सत्य की जीत या जो भी आपका मुक्ति या त्यागपति, उस खंडकाव्य का एक प्रश्न आपको करना होगा। ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है तो 5 नंबर का खंडकाव्य से आता है। फिर खंड खा में बच्चों हम आते हैं, जिसमें निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। हमने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट संदर्भ लिख रखा है, ठीक है, जो कि कई बार रिपीट हुआ है। संदर्भ बोल रहा हूँ, गद्यांश लिखा है, संस्कृत गद्यांश, ठीक है। और इस गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पे इसका हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ के लिए 2 नंबर मिलेंगे बच्चों, और हिंदी अनुवाद के 5 नंबर, कुल मिला के 7 नंबर आपको प्राप्त होंगे। प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ यहाँ पे है बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है, जिसका अनुवाद क्या है कि गुरु विरजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्याय एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्योपार्जन पूर्ण कर दयानंद ने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें, यानी कृतज्ञ करें। फिर यहाँ पे अथवा में मैंने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है, संस्कृत गद्यांश, जिसका यहाँ पे संदर्भ लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से ये अवतरित है, और इसका अर्थ आपको भी प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे देखिए, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक लिया है बच्चों। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालिनाम सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष तोयो मुचाम्यु। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से ये अवतरित है। ठीक है, इसका अर्थ आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही में ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। ठीक है, और ये जो ऊपर का श्लोक है, वज्रादपि कठोराण मृदूनि कुसुम मादापि लोकोत्राणाम चेतांसी कोनो विज्ञानो महर्ति। प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद है, महान पुरुषों के मन बिजली से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल हैं। इस दुनिया से परे लोगों के मन का मौन समझ सकता, इस दुनिया से परे लोगों के मन को कौन समझ सकता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। इस प्रकार 7 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। फिर बच्चों आपको क्या करना है कि आपको प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं संस्कृत में। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हमने लिखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर लेना, हो सकता है इसमें से आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाए। फिर रस छंद अलंकार, ठीक है, रस छंद और अलंकार से आपका 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का, और फिर 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। तो जो भी निबंध यहाँ पे लिखे हैं इनमें से आप तैयार कर लो। मेरा प्रिय कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है। तो एक मेरे प्रिय कवि पर निबंध, यानी किसी एक कवि का आप जीवन परिचय अगर जानते हो, है ना, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूरा वो निबंध में उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, निबंध लिखने में। फिर यहाँ पे देखिए संस्कृत ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है कि भावुका का संधि विच्छेद है बच्चों। तो भावुका का संधि विच्छेद होता है भव प्लस अका। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसमें अयादि संधि है। सतचरित्रम का संधि होगी तो सतचरितम का होगा सच्चरित्रम, सच्चरित्रम चौथा वाला सही हो जाएगा। रामस्तिष्ठित में संधि है तो बच्चों इसमें विसर्ग संधि है, तीसरा वाला। देखिए हमने जितने भी कराए होंगे उसमें विसर्ग संधि होगा, तो आप ध्यान रखना कि विसर्ग संधि ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह के समास का नाम लिखिए। ठीक है,
अब आपको बताना है प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम मतलब दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास है। पीत कमलम की बात करें तो पीत चा तत्कमलम कर्मधारय समास है। इसमें कौन सा बच्चों समास है? इसमें है कर्मधारय समास है। पीताम्बा, पीताम्बा, तो पीताम्बा में बच्चों पीताम्बा में आपका बहुव्रीहि समास है। क्या है बच्चों? बहुव्रीहि समास है। फिर धातु में प्रत्यय बताना है तो पीत्वा हम यहाँ पे ले रहे हैं तीसरा का, धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट लेना है। तीसरे का दूसरा लिखा है पीत्वा में पा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। पा धातु है और प्लस यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। फिर निम्नलिखित में से एक शब्द का प्रत्यय लिखिए बच्चों। तो नीत्वा में भी कत्वा प्रत्यय है, नीत्वा में कत्वा प्रत्यय है। गमनियर में, गमनीय में अनियर प्रत्यय है, इसमें कौन सा है? अनियर प्रत्यय है। और लघुत्वम में त्वा प्रत्यय है। फिर यहाँ पे रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। विद्यालया परिता वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? एक ही हम बताएंगे आपको, बाकी ये दो आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें द्वितीया विभक्ति है और कौन से नियम से होगा? अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभिता परिता, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? किस सूत्र से हुआ है ये? तो ये हुआ है अभिता परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। फिर आपका 14वां प्रश्न है बच्चों, बीमार होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ होने की स्थिति में प्राचार्य से 1 सप्ताह के लिए अवकाश युक्त प्रार्थना पत्र लिखिए। यह आपको प्रिपेयर करना है। और इसके साथ अथवा में है कि आपके क्षेत्र में अनधिकृत भवन बनाए जा रहे हैं, उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए।